जैसे ही महिला कांस्टेबल ने अनीता को गाड़ी में बिठाने के लिए पुश किया, वैसे ही अनीता ने उसका हाथ झटक गाड़ी के पास खड़े राज का हाथ पकड़ लिया। राज अपना हाथ छुड़ा गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस अनीता, आज भी तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगी। 7 महीने से जेल की हवा खा रही हो, लेकिन बाहर आते ही फिर घटियापन पर उतरने लगी। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गए। सरेआम एक पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ने का अंजाम जानती हो? अनीता नम आँखों से राज को देखकर कहती है, आखिरी बार मेरी एक बात सुन लो राज। राज उसे अपने हाथों के इशारे से रोकर कहता है, बहुत बातें सुनी है तुम्हारी, अब ये पैतरे मुझ पर नहीं चलेंगे। चुपचाप गाड़ी में बैठो और अपने नए सफ़र पर निकलो। इतना बोल महिला कांस्टेबल को इशारा से अनीता को गाड़ी में बैठाने का बोल देव की तरफ चल देता है। राज का कड़क और रूखा व्यवहार देख अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो राज को जाते देख अपने आप से कहती है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है राज। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उससे तुम आज मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करोगे। गाड़ी में बैठी मिसेज भाटिया उसकी ओर व्यंग से कहती हैं, तुम्हारी प्यार का भूत उतर गया है। अब ये ऑफिसर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हमारे बारे में यदि उसे सब कुछ सच भी बताओगी, अब वो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए चुपचाप मुंह बंद कर तमाशा देखो। ये जरा भी हमसे होशियारी की हमारे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मुझे यदि अपनी जान प्यारी है तो जुबान बंद रखना अपनी। सैंकी अनीता को देख अपने होठों पर कुटिल मुस्कान ले कहती है, मैडम बेफिक्र रहो आप। ऊपर से बॉस का ऑर्डर है, यदि मालिक से कोई भी गद्दारी करता है तो उसे उसी पल धराशायी कर दूंगा, फिर वो घर का भेदी ही क्यों ना हो। ए लड़की, चुपचाप बैठ और अपनी बची हुई जिंदगी आराम से काट। अगर गलती से हमारे खिलाफ कोई भी चाल चली तो अपनी जान से जाएगी। अनीता दोनों को घूर कर उंगली दिखाते हुए कहती है, अब तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। कान खोल कर सुन लो, मेरे होते हुए राज का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारे सारे प्लान तुम लोगों के सामने उसे बताऊंगी और तुम जंजीरों में जकड़े खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखोगे। और अगर इस काम में मेरी जान भी चली गई तो मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। इतनी बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है जो राज के साथ अनजाने में गलत किया उसे सुधार अपना प्रायश्चित कर सकूं। मरते मर जाऊंगी लेकिन राज को कुछ नहीं होने दूंगी, समझा? इसलिए भगवान से अपनी सलामती की भीख मांगो दोनों, क्योंकि राज को अगर तुम लोगों का प्लान पता चल गया तो इतनी गारंटी है कि तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। उस कमीने भाटिया और इसके सरदार की जड़ काटने का काम वो तुमसे ही शुरू करेगा। अनीता अपने चेहरे पर सातिर मुस्कान लेकर कहती है, मिसेज भाटिया, हम तो बेशक डूबेंगे लेकिन तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे, तो सोच समझ कर कदम उठाना आप, क्योंकि ये पहले वाला राज नहीं जिसे तुम्हारे कहने पर मैंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। देख लिए ना इसके तेवर। उस दिन के बाद से आग का गोला बना बैठा है। आज महीनों बाद खुद चलकर उसे मौका मिला है तो वो इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ जाए। वैसे भी पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। अनीता की बात सुन भाटिया और सैंकी गुस्से से तिलमिला उठे। वो अनीता को आग उगलती आंखों से देख उसकी तरफ बढ़ते, इससे पहले ही अनीता अपनी तरफ आते देख जोर से चीखते हुए कहती है, ऑफिसर बचाओ बचाओ। अनीता की चीखने की आवाज़ सुन राजदेव के कदम वहीं ठिठक गए। वो पीछे मुड़कर देखते हैं।
संकी अनीता का गले पकड़े बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। पांडे और अहमद उसकी तरफ लपकते उससे पहले ही राज चीते सी छलांग लगा गाड़ी में चढ़कर सैंकी से अनीता का गला छुड़ाते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर गुस्से से उसका गिरीबान पकड़ दांतों को पीस कर कहता है, बहुत गर्मी चढ़ गई है बदन में, तो लड़की पर क्या वार करता है? असली मर्द है तो अब हाथ उठा, साला कब्र में पैर लटक रहे हैं और तेवर दिखा रहा है। देव फुर्ती से गाड़ी में आकर राज को इतने गुस्से में देख उसका हाथ पकड़ कर कहता है, राज छोड़ दे इसे, ये सब मिले हुए हैं, हमें उकसाने का काम कर रहे हैं ताकि हम इनके झगड़ों में उलझें और ये हमारी आंखों में धूल झोल कर अपने प्लान को अंजाम दें। किस लड़की पर भरोसा कर रहा है तू? राज अनीता को गुस्से से घूरते हुए कहता है, देव यदि इसका गला दबाकर मार भी डाले तो भी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। इस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं। अब ये चाहे जितनी भी तिकड़म लगा ले, राज अग्रवाल पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये अभी हमारी निगरानी में है। सही सलामत इन्हें इनके ठिकाने पहुंचाने दे, उसके बाद में कुछ भी करें, जिए मरे, हमारी बला से हमें कोई मतलब नहीं। वो अपने जबड़े पीसते हुए कहता है, कान खोलकर सुन लो तुम सब, अगर गलती से भी रास्ते में कोई नाटक किया तो भूल जाना राजा अग्रवाल तुम्हारी नौटंकी में शामिल होगा। और टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, देव पांडे सुना भी है और देखा भी बहुत है। आजकल शिफ्टिंग के दौरान हादसे भी काफ़ी होते हैं, तो अपने कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। तुम्हारे सामने बब्बर शेर खड़ा है, अगर खुदा ना खास्ता घायल भी हुआ तो भी तुमसे पे भारी पड़ूंगा। याद रखना, पांडे इस कमीने के बदन में बहुत चर्बी चढ़ रही है। जरा इन महाशय को बीच में शिफ्ट करो, मैं वहीं बैठूंगा ताकि इसकी अच्छे से खातिरदारी कर सकूं। आफ्टर ऑल पुरानी रिश्तेदारी निभानी है इनसे। इतना बोल गाड़ी से कूद कर कहता है, चल देव पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। गाड़ी बंद करो चारों ओर से, और एक भी ऑफिसर्स यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। गाड़ी को अपने घेरे में लो और नज़रें चौकन्नी रखो चारों तरफ। 10 मिनट में निकलना है। इट्स डेट्स क्लियर। पांडे और काम्बले एक साथ कहते हैं, यस सर। वो सैंकी को उठा बीच में बिठाकर गाड़ी को चारों ओर से लॉक कर वहीं घेरा बना खड़े हो गए। राजदेव के साथ जाकर जेल के सभी पेपर फॉर्मेलिटी परस्तोगी के साथ बाहर की तरफ बढ़ रहा था कि भाटिया उन्हें देख जोर से हंसते हुए कहता है, सुना है गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आज तेरा भी यही हाल होने वाला है। एसीपी अग्रवाल, तू जा तो अपने पैरों पर रहा है, लेकिन लिख कर देता हूँ, आएगा 4 कंधों पर। ऐसा चक्रव्यूह रचा है तेरे खिलाफ की देख ले, तुम्हारी जयवीरू की दोस्ती को अलग कर दिया। देव बाबू, दोस्त अकेला है तेरा, बचा सकता है तो इस बार इसकी सांसें बचा कर दिखा। भाटिया की बात सुन देव के माथे की नसें तन गई। राज रस्तोगी पीछे पलटकर उसकी बातों का जवाब देते उससे पहले ही देव गुस्से से अपनी मुट्ठी कस भाटिया का बैरक में से ही गला पकड़ उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा राज को। यह सबके सामने जड़ से इन हाथों को उखाड़ कर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम देव मित्तल नहीं। देव उसका जबड़ा पकड़ खींच कर कहता है, साले चक्रव्यूह रचेगा तो राज के खिलाफ। कमीने, अब मन्यु नहीं है वो जो तुम सातिरों के घेरे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। अपनी राधा का कृष्ण है वो, समझा? तुम लोग तमाशा बनकर रह जाओगे उसके आगे। साली तुम्हारी औकात नहीं 2 टके की, और बात कर रहा है चक्रव्यूह की। दुआ मांग भगवान से अपनों के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जो चक्रव्यूह तूने जिसके खिलाफ रचा है उसने तेरे पिल्ले ही
फंसकर अपना दम तोड़ दें। राजदेव को उससे छुड़ा अपनी ओर खींचकर कहता है, शांत रह देव, किसी के मुंह लग रहा है। पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं, शेर नहीं। हिम्मत है तो सामने आके मुकाबला कर, फिर तुझे बताऊं कौन कितनी शान से गिनता है। जनाजा तेरा निकलता है या एसीपी अग्रवाल का। राजदेव की बातें सुन भाटिया तिलमिला गया। राज उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है। बातों से ही चेहरे का रंग उड़ गया। शेर हूँ शेर, तेरी गीदड़ भड़की से डरने वाला नहीं। देवराज को इस जन्म में छोड़ 7 जन्मों तक कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए दिन में सपने देखने बंद कर। तेरे जैसे कई साथीरों को ठिकाने लगाया है तो तू किस खेत की मूली है। मिस्टर भाटिया, कल सूर्य की पहली किरण के निकलते ही तू राज को अपने सामने देखेगा। ये वादा है मेरा। चल अब निकलता हूँ। जितने दिन यहाँ है आराम कर ले, क्योंकि जिस दिन तू यहाँ से बाहर निकला, अपनी बुआ और दादा दादी की कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाना। राज अग्रवाल तुझे 7 दिन के भीतर ढूंढकर तेरे साम्राज्य का विनाश कर देगा। और इसे कोरी धमकी मत समझना, क्योंकि राज अग्रवाल गरजता हुआ वो बादल है जो एक बार फट गया तो सुनामी आनी तय है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तेरी। आज सबसे पहले तेरे राइट हैंड को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद जल्द मुलाकात होगी उस नकाबपोश और तेरे बॉस से जिसे तूने यहाँ पहरेदारी पर लगाया था। इतना बोल रस्तोगी को देखकर कहते हैं, सर अब क्या बोलेंगे आप। रस्तोगी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, एसीपी, तुम्हें पूरी छूट है। रास्ते में अगर किसी भी तरह का कोई इश्यू होता है तो तुम अपने विवेक से निर्णय लोगे। तुम इंचार्ज हो। इस मिशन की पूरी टीम की जिम्मेदारी तुम पर है। अंडरस्टैंड। राज भाटिया को देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, यस सर, आई विल डू माई बेस्ट। देव, इस कमीने पर नज़र रखना अपनी। सर अब निकलते हैं। राजदेव रस्तोगी के साथ बाहर आते हैं, जहां पूरी पुलिस फोर्स गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाए खड़ी थी। राज गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही गेट खोलता है, देव उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच गले से लगाकर कहता है, तेरी जान मेरे लिए बहुत कीमती है राज। बस इस बात का ध्यान रखना। पूरे रास्ते एक फ़ोन चालू रहेगा। पांडे, मुझे हर पल की रिपोर्ट चाहिए। जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफिसर से। देव बेचैनी हो कहता है, राज अपना ध्यान रखना। मैं यहीं तेरा इंतज़ार करूँगा जब तक तू मिशन कंप्लीट करके नहीं आ जाता। देव यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तेरे आने के बाद हम साथ में घर निकलेंगे। राजदेव को देख सख्त लहजे में कहता है, बच्चा समझा है मुझे जो इतना ज्ञान दे रहा है। पहली बार अकेले नहीं जा रहा, टेंशन मत ले। सोना का राज 10 बजे से पहले अजमेर में होगा। अब एक बात सुन, मेरी थोड़ी देर में सेजल को देख घर जाकर। वो राज से अकेली है, संभाल कर आ उसे। देव बेचैन स्वर में कहता है, राज, शीतल घर पर अकेली, मैं सबको घर। राज गहरी आवाज़ में कहता है, नहीं देव, आज नहीं, तू कल उसे ले जाना, लेकिन आज नहीं यार। सोना ने नानी माँ, मम्मा, पापा किसी को कुछ नहीं बताया। फालतू सब परेशान होंगे, वो मैनेज कर लेगी यार। तेरे साथ घर जाएगी तो बिना वजह सेजल भी स्ट्रेस में आएगी, और इस समय उसका खुश रहना ज़रूरी है। हम किसी तरह की टेंशन नहीं दे सकते उसे, इसलिए जैसा है वैसा रहने दो। उसके कान्हा पर छोड़ दे, जो होगा अच्छा होगा। देव मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल अपनी सोना की भाषा बोल रहा है। बेस्ट ऑफ लक। झंडे गाड़ कर आ जल्दी। रात में अपने अड्डे की चाय पीकर घर चलेंगे। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। राजदेव से मिलकर गाड़ी में बैठ जाता है। राज के बैठते ही पांडे और काम्बले के साथ 3 हेड कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल भी गाड़ी में बैठ गई। सबके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी रवाना कर दी। अजमेर क्रॉस करते ही
गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। जो रूट मैप राज को रस्तोगी ने दिया था, वो इन वक्त पर राज ने देव रस्तोगी की परमिशन लेकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग कैंसिल कर दिया और गाड़ी पुष्कर रोड से न लेकर 6 लेन हाईवे पर ले ली। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर आई, सैंकी और मिसेज भाटिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सैंकी अपने हाथ पैर चलाकर गुस्से से लाल आंखें करके कहता है, एसीपी, तेरी मौत आई है क्या? हमेशा कैदियों को पुष्कर रोड से होती हुई जयपुर ले जाते हैं, तो आज गाड़ी हाईवे पर। राज उसकी तरफ पलट टेढ़ा देख पहले तो एक कसकर तमाचा उसके गाल पर रसीद करता है, फिर गुस्से से कहता है, तुझसे पूछकर गाड़ी घुमाऊँ अब? डीआईजी है क्या साला? तू मेरा जो तेरे अनुसार चलूँगा। तेरे जो शागिर्द वहाँ छुप कर बैठे थे ना कमीने, थोड़ी देर बाद आराम से मिल लेना उनसे। हमारे पहले जयपुर पहुँच जाएंगे, फिर साथ में सबकी खातिरदारी होगी। कमीनों, तुमने राज अग्रवाल को बड़े हल्के में ले लिया, बस यही गलती कर बैठे। जेल में तुम लोगों की हर एक गतिविधि पर नजरें थी देव की, और बाहर तुम्हारे शागिर्दों पर मेरी और मेरी पूरी टीम की। जिससे तुम्हारी जेल में मीटिंग चल रही थी, वो बंदा तुम्हारा विल विशर है नहीं, मेरा खास ऑफिसर था। कैदी के भेष में तुम लोगों के पास एक एक पल की रिपोर्ट थी, हमारे पास तुम्हारी। समझा? प्लान तो अच्छा था तुम लोगों का, बट अफसोस राजदेव ने तुम्हारे नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। फेल हो गया तेरा प्लान नंबर 1। राज की बात सुन जहाँ सैंकी और मिसेज भाटिया गुस्से से बौखला उठी, वहीं अनीता के चेहरे पर सुकून आ गया। राज सैंकी की पीठ थपथपाकर कहता है, अगली बार सॉलिड प्लान बनाना, और हाँ, अपने बॉस को बोलना हट्टे कट्टे मुस्टंडों की फौज भेजे। साले मेरे पतले दुबले कांस्टेबल के एक थप्पड़ से ढेर हो गए। जाकर देखना कैसी जमकर मरम्मत हुई है सबकी। बाकी की कसर मैं पूरी करूँगा। वैसे भी रात से दोनों हाथों में खुजली चल रही है। और ड्राइवर को देखकर कहता है, बोला, जरा सैंकी उस्ताद को कोई तड़कता भड़कता गाना सुना, मन लगा रहेगा इनका। अभी 1 घंटे का सफ़र बाकी है। भोला भी सैंकी की शक्ल देख जाली में से कहता है, राज साहब, तड़कता भड़कता गाना तो अभी एक ही है, बाकी तो अपने पास मुजरे वाले गाने हैं, बोलो तो वही चला दूँ। राज व्यंग से हंसते हुए कहता है, रहने दे भोला, कहीं इन साहब का असली रंग बाहर आ गया तो। अपने सैंकी उस्ताद बॉस के आगे घुंघरू पहन मुजरा ही तो करते हैं। गाना सुन अपनी असली फॉर्म में आ गया तो हम गजरे और घुंघरू का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? थोड़ा रुक जाओ, घबराओ मत उस्ताद जी, जयपुर में पक्का इंतज़ाम है तुम्हारी रंगरलियों का। खूब मुजरा करना। अभी आँखें और इन लंबे दांतों को आराम दो थोड़ा। राज की बात से सुन पूरी पुलिस फोर्स जो गाड़ी में मौजूद थी मुंह दबाए हंस रही थी। वहीं अपनी बेइज्जती होती देख सैंकी के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। वो मन ही मन तिल मिला रहा था, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे देवराज की जोड़ी ने तहस नहस कर दिया था। गाड़ी किशनगढ़ से आगे निकल चुकी थी। देव ने फ़ोन पर सेजल से 2-3 बार बात कर ली थी। वो कृष्णा दीवान जी को सारी बातें बताकर कुछ देर के लिए दीवान जी के कहने से घर आता है, लेकिन घर आकर भी उसका फ़ोन 1 मिनट बंद नहीं हुआ। वो हर पल की अपडेट पांडे से ले रहा था। अब उनकी गाड़ी दूदू के नज़दीक थी। जयपुर की दूरी लगभग वहाँ से आधे घंटे की और बाकी थी। सब खामोशी से गाड़ी में बैठे थे। अनीता की नज़रें इस वक्त एकटक राज को निहार रही थी। मिसेज भाटिया दोनों महिला कांस्टेबल को बातों में लगे देख धीरे से साइकिल का कंधा दबा उसे आंखों से इशारा करती है। दोनों की नज़रें मिलते ही इशारों में दोनों के बीच बात होती है और कुछ ही सेकंड में मिसेज भाटिया अपने सीने पर हाथ रख
जो उसे कराने का नाटक करने लगी। एकदम से शांत वातावरण में उनकी आवाज़ सुन राज पांडे कांबले सभी हरकत में आ गए। राज पीछे मुड़कर गुस्से से कहता है, ये क्या नया तमाशा लगा दिया? चुप होकर बैठो। मिसेज भाटिया अपनी साड़ी का पल्लू एक साइड कर अपने सीने को हाथ से दबाकर कराहते हुए कहती हैं, एसीपी प्लीज़ मदद करो। मेरी सांसें, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रही है। कांच खोलो, ताज़ी हवा आने दो, दम घुट रहा है मेरा। इतना बोल आंचल से अपना चेहरा साफ कर हवा करती हुई एकदम से अपना सर उनके पास बैठी एक महिला कांस्टेबल के कंधे पर लुढ़का देती हैं। वो महिला कांस्टेबल घबरा कर कहती है, मैडम आंखें खोलो, क्या हुआ? राज भी एकदम से ड्राइवर को गाड़ी साइड में लगाने का बोल गेट खोल पीछे आता है। अनीता राज को देख कर कहती है, राज कुछ नहीं हुआ, इन्हें नाटक कर रही हैं। तो बीच में यूँ गाड़ी मत रोको, इनका प्लान फेल हो गया है, ये नया पैतरा आजमा रहे हैं। राज गुस्से से कहता है, हो गया तुम्हारा तो मुंह बंद रखो अपना। सफाई देने की ज़रूरत नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम सब। मिसेज भाटिया के गालों को थपथपा कर कहती है, होश में आओ और ड्रामा बंद करो अपना। हार्ट अटैक नहीं आएगा तुम्हें, निश्चिंत रहो। पांडे जरा जीप के नीचे रखने वाली टेबलेट दे इन्हें, अभी सही हो जाएंगी। सुनीता मैडम इन्हें आराम से सीट पर सुलाकर हवा करो। भोला एसी का टेम्परेचर सेट कर, मैडम को गर्मी लग रही है। पांडे राज को टैबलेट देकर कहता है, राज सर टैबलेट। राज उसके हाथ से टैबलेट लेकर कहता है, सुनीता जी इन्हें खिला दीजिए। इतना बोल गाड़ी से निकल अपनी जगह पर आकर बैठता है और ड्राइवर को देखकर कहता है, भोला अब सीधा गाड़ी जयपुर रुकनी चाहिए। भोला राज की आवाज़ की गंभीरता देकर कहता है, जी सर। वो फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। इस बार फिर उनका प्लान फ्लॉप होने से वो दोनों बुरी तरह कुलबुला गए। राज उनके हर एक प्लान की धराशाही कर रहा था, जिससे सैंगी का सब्र जवाब दे रहा गया। वो मन ही मन अपने पास बैठे ऑफिसर्स को देख कुछ कैलकुलेशन करने लगा। कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर इस वक्त सातिराना मुस्कान आ गई। इधर अग्रवाल हाउस में नानी माँ नाश्ते की टेबल पर बैठ की सब शीतल को देखकर कहती हैं, राज की सोना आज तेरा सड़ू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, गए कहाँ हैं ये नवाब? शीतल उनकी थाली में नाश्ता सर्व करते हुए कहती है, नानी माँ अर्जेंट कॉल आया था इसलिए जल्दी ड्यूटी चले गए। आपको कोई काम है तो बता दीजिए। नानी माँ अपना नाश्ता करते हुए कहती हैं, नहीं नहीं बेटा, वो मुझे राज दिखा नहीं इसलिए पूछा, क्या करें उसकी ड्यूटी ही ऐसी है। चल तू भी बैठ कर मेरे साथ नाश्ता कर ले। शीतल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, नानी माँ आज प्रदोष का व्रत है मेरा, शाम को अपना व्रत खोलूँगी। गुस्सा को छोड़कर आई हूँ स्कूल, पूजा करके भूख लगा दूँ, फिर जूस पीऊँगी। आप आराम से नाश्ता करिए। नानी माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा पूरा दिन भूखे मत रहना, पूजा करते ही कुछ हेल्थी पी लेना। शीतल शांत लहजे में कहती है, जी नानी माँ। वो नानी माँ को नाश्ता करा उन्हें बाहर गार्डन में धूप में बिठा खुद मंदिर में आकर कृष्ण की फोटो के आगे हाथ जोड़ बैठ जाती है। दूसरी तरफ मित्तल हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी अंकिता अपना नाश्ता कर रही थी। इतने में ही दिशांत उसके पास आकर बैठता है और अपने लिए कॉफ़ी और एक आमलेट का ऑर्डर कर उसकी प्लेट से सैंडविच उठा खाते हुए कहता है, हाँ अब बताओ बेबी डॉल, कल तुम्हें किस टॉपिक पर मुझसे बात करनी थी? मैं फ्री हूँ आधा घंटा, तो तुम मुझे बता सकती हो। अंकिता दिशांत को एक नज़र देखकर कहती है, लड्डू जिस मुद्दे पर मुझे तुमसे बात करनी है उसके लिए न ये जगह सही है न समय। हम रात को घर पर इस बारे में बात करेंगे। मैं भी नाश्ता करके निकल रही हूँ। मेरी ने ओटी रेडी कर दिया होगा।
जाकर चेक करना है मुझे। शाम को 2 सीजर है मेरे। दिशांत उसका हाथ पकड़कर कहता है, लेकिन अंकी ऐसी क्या बात है यार जो तुम। अंकिता खड़ी होकर कहती है, लड्डू कहाँ ना, अभी नहीं, घर पर बात करेंगे। वैसे भी बात हमारे फ्यूचर को लेकर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। इत्मीनान से फ्री होकर जाओ, रात को मिलते हैं। इतना बोल अपना अफरीन उठाकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में दीवान जी कृष्णा के लाख कहने के बावजूद देव ने अन्न का एक टुकड़ा मुंह में नहीं डाला। वो भावुक स्वर में कहता है, पापा राज से वादा किया है, अपने अड्डे पर साथ में चाय पियेंगे। वो खुद भूखा है पापा। शीतल वहाँ अकेली है। आप बताइए कैसे मेरे गले से निवाला नीचे उतरेगा। एक बार उसे सही सलामत अजमेर पहुँचने दो। आप दोनों के हाथों से पेट भर कर खाना खाऊंगा। दीवान जी उठकर देव को अपने गले लगाकर कहते हैं, डोंट वेरी, बहादुर रेसिपी है मेरा राज, किला जीत कर आएगा। सामने देखो शीतल आ रही है, अपने को नॉर्मल रखो देव, और हो सके तो इस बच्ची के सामने ज़्यादा देर मत रुको। जान है तुम्हारी, चेहरा देखकर समझ जाएगी, अभी नाजुक टाइम है इसका, स्ट्रेस से दूर रखो इसे। देव अपने को कंट्रोल में करके कहता है, जी पापा। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहता है, पापा मम्मा प्लीज़ बस आज की रात और दिन आप मेरी जान का ख्याल रखिए, मुझे लेट हो रहा है। सेजल मैं निकलूं? सेजल हैरानी से कहती है, लेकिन देव आप पहले कुछ खा लीजिए, ऐसे भूखे। दीवान देव के बोलने से पहले मुस्कुराते हुए कहते हैं, सेजल बेटा तुम्हारा पति एक पुलिस कमांडिंग हेड ऑफिसर है, जिम्मेदारी है इस पर कई थानों की, अर्जेंट कॉल आया है इसलिए जाने दो। देव बेटा टाइम से हेल्दी सा नाश्ता कर लेना। देव कहता है, जी पापा। सेजल प्लीज आज रात। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी ड्यूटी है देव, आप आराम से जाइए, हम मम्मा पापा रोशनी के साथ आराम से हैं। देव सेजल के पास आकर उसके माथे को चूम दीवान जी कृष्णा के गले लगकर कहता है, जल्दी आता हूँ पापा। शीतल को देखकर सीधा ड्यूटी निकलूँगा। दीवान जी गहरी आवाज़ में कहते हैं, देव स्ट्रेस मत लेना, राज को कुछ नहीं होगा, वो कामयाब होकर आएगा। जल्दी जाओ और गुड न्यूज़ के साथ जल्दी वापस आओ। देव दोनों से मिल अपने ड्यूटी लौट जाता है। घड़ी दिन में 11 बजा रही थी। राज की गाड़ी जयपुर एंटर कर गई थी। वो जयपुर में एंटर कर सीधा सेंट्रल जेल का रुख करते हैं। आधे घंटे में उनकी गाड़ी जयपुर जेल के पीछे वाले गेट नंबर 3 के अंदर एंटर करती है। जैसे ही गाड़ी बाहर गेट की साइड रुकी, राज लंबी सांस लेकर कॉल पर कहता है, देव फाइनली हम बिना किसी रुकावट के पहुंच गए। चल अब तू फ़ोन रखा और आराम से घर जा, मैं यहाँ की पेपर फॉर्मेलिटी और सारी कार्यवाही करके फ्री होकर कॉल करूँगा। अब तू घर जा। देव भी राज की बात सुन चैन की सांस लेकर कहता है, थैंक गॉड जो इन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया। राज हंसते हुए कहता है, कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, प्रयास पूरा लगाया लेकिन हर बार निराशा मिली। चल बाय। वो बात करते हुए गाड़ी खोलकर बाहर आता है और पांडे कांबले को सैंकी को नीचे उतारने का इशारा करता है कि सैंकी फुर्ती से पांडे की कमर से रिवाल्वर निकाल एक फायर हवा में उछाल। राज की तरफ निशाना साधते हुए कहता है, एसीपी क्या कहा था मैंने, सैंकी का वार कभी खाली नहीं जाता। अब मरेगा तू कुत्ते की मौत। याद कर ले तेरी बीवी परिवार और तेरे दोस्तों को। इतना बोल महिला कांस्टेबल जो मिसेज भाटिया की ओर अनीता को लिए खड़ी थी उन्हें देखकर कहता है, 3 तक गिन रहा हूँ, हाथ खोल हट जाना वरना यहीं ढेर कर दूंगा।